अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट ओवर अली शो को कैसे देखना तो है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी लीग्स के हवाले से। तो ये खबर सामने आ चुकी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर्स आएंगे, अब जैसे हमने आपको बताया था ए बी सी इन कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं इनको कितनी लीग खेलने दी जाएंगी, इस पर बात करेंगे। आकिब जवेद बड़ा तप गए हैं भाई, उन्होंने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों को खरी खरी सुना दी हैं, फट गए हैं वो, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे कि क्या बाबर आजम आपको अब बिग बैश लीग में खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं खिलाड़ियों के हवाले से, लीग के हवाले से, तो क्या कहानी वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान के टूर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को लेकर क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। क्या जसद मलिंगा जो है वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बन सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और बड़ी खबर आ रही है बेंजामिन डी स्टोक्स को लेकर, वो क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जीता है जी आज बांग्लादेश से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आईसीसी ने कोई एक सिंगल पोस्ट भी नहीं किया पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी की जीत पर, क्या वजह है भाई, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। निदा डार जो है वो कह रही है कि मैं वापस आ रही हूं, मैं रेडी हूं रिटायरमेंट जो है वापस लेने के लिए, ये क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी जारी है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ लेकर बेल आइकन दबाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है दाऊद साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, अब उसके हवाले से खबर सामने आ चुकी है कि जो आपके ए बी वाले कैटेगरी वाले प्लेयर्स हैं वो कितनी लीग साल में खेल सकते हैं, जो बी कैटेगरी वाले हैं वो कितनी खेल सकते हैं, जो डी कैटेगरी वाले T20 वाले हैं वो कितनी खेल सकते हैं। तो बताइए जरा भाई, नंबर ऑफ लीग्स कितनी खेल सकते हैं। देखिए अब हमारे सामने ये भी आ गया कि किस प्लेयर को कितनी जो है वो लीग्स अलाउ होंगी। इससे पहले आपको बताया कि जो सैलरीज थी वो कल हमने आपको बता दिया कि कौन प्लेयर कितना कमाएगा। वो कल हमने डिटेल में बात की थी कि मैच फीस कितनी होगी। टेस्ट मैच की जो एक मैच की फी है वो 15 लाख रुपए पर मैच होगी। जो महाना आपकी ए बी कैटेगरी वाले खिलाड़ी हैं, ए बी का मतलब यह है कि जो टॉप कैटेगरी है जिसमें बाबर आजम और सलमान आगा जैसे प्लेयर्स रहेंगे, वो आपके सबसे ज्यादा कमाएंगे, जो तकरीबन महीने का 50 लाख रुपए कमाएंगे। तो अब ये खबर आ गई है कि कौन कितनी लीग्स खेल सकेगा। सबसे पहले अगर आप बात करें जो आपकी ए बी लीग है, ए बी लीग यानी कि जो आपकी टॉप कैटेगरी वाली लीग है, उन खिलाड़ियों को कहा गया कि भाईजान आप सिर्फ एक लीग खेल सकते हो, एक लीग। पीएसएल अलग है, वो आपकी अपनी लीग है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो सारे खेल सकते हैं, जो खेलना चाहे खेल सकता है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ आप एक लीग खेल सकते हो, कोई भी, चाहे तो आपको बिग बैश खेलना है, चाहे तो आपको 100 खेलना है, बीपीएल खेलना है, यूएसए की लीग खेलनी है, कुछ भी खेलना है, एक लीग अलाउ है। फिर बारी आती है सेकंड नंबर वाली लीग जिसका नाम है ए कैटेगरी, लेकिन वो सेकंड नंबर की लीग है, उसमें टेस्ट स्पेशलिस्ट होती हैं। उनको कहा गया भाईजान आप बिल्कुल भी नहीं खेलोगे, एक भी लीग आपको अलाउ नहीं है, 0 लीग। पीएसएल में अगर आपको कोई पिक करता है तो कर ले, लेकिन जब कोई इतना ही होगा तो उसको पीएसएल भी क्यों पिक करेगा। और मजे की बात यह कि 4 से 5 वो टेस्ट मैच खेलेंगे और उसके बाद वो साल के 11 महीने जो हैं वो घर में बैठ के आराम से सोएंगे, उनको बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। हाँ, डोमेस्टिक खेलनी है तो खेलो, और अगर आपका कोई काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है रेड बॉल में तो वो आप जाके खेल सकते हो, और हर प्लेयर को तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता भी नहीं है। तो 90% जो आपके खिलाड़ी होंगे उनको कहा जाएगा कि आप लीग भी अलाउ नहीं है। 4 टेस्ट मैच होते हैं साल में, आपके 5 होते हैं, बस वो आपने खेलने हैं। फिर बारी आती है ओडीआई और T20 प्लेयर्स की। उनको कहा गया, जिसमें प्रोबेबली शाहीन शाह अफरीदी का नाम होगा, हारिस रऊफ का नाम होगा, इनको कहा गया कि भाई आपको 2 लीग्स अलाउ है एक साल में, आप 2 लीग्स खेल सकते हो। मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में, और फिर जो डी कैटेगरी है जिसमें T20 स्पेशलिस्ट हैं, उनको कहा गया कि आप अनलिमिटेड लीग्स खेल सकते हो। मुझे लगता है कि ये जो कैटेगरी होगी सी कैटेगरी, इसमें कोई आना नहीं चाहेगा, क्योंकि महाना जो तनख्वाह रहेगी, ये जो ओडीआई और T20 के प्लेयर्स की कैटेगरी का नाम है बीसी, इस कैटेगरी में 18 लाख रुपया महाना कमाओगे। और जो आपसे बेहतर है उसमें ही चले जाओ, फिर आप डी कैटेगरी में चले जाओ, उसमें 15 लाख रुपए महाना कमाओगे, और फिर साथ में अनलिमिटेड लीग्स भी आप खेल सकते हो, आपके पास खुला ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल, तो वो आप खुला, आप 2-3 लाख का फर्क आ रहा है महीने का, और वो अगर आप लीगों में आपको करोड़ों रुपए कमा आ रहा है आप, तो इस कैटेगरी में तो कोई आना नहीं चाहेगा। अब देखो जो टेस्ट वाली लीग है ना, जो टेस्ट वाली कैटेगरी है, असूली तौर पे देखा जाए तो वो एक ऐसी कैटेगरी है जिसपे कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जिसको कोई लीग में बुलाना पसंद भी करेगा। जैसे शान मसूद हो गए, सऊद शकील हो गए, रिजवान हो गए, बॉलर हो गए जो अब्बास अफरीदी हैं, वो ऐसे हो गए, ये लोग होंगे ना, साजिद हो गए। हाँ, ये प्लेयर तो वैसे ही अगर आप देखो तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। मुझे ना एक और बात भी समझ नहीं आती, ऐसा पीसीबी शो कर रहा है जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही एक हमारा सबसे बड़ा मसला था
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कभी तनख्वाहें चेंज हो रही हैं, कभी खिलाड़ियों की कैटेगरियां चेंज हो रही हैं। अच्छा, अभी मैं अजीब और गरीब रूल बनाए जा रहे हैं। आपस में बात कर रहे थे कि जब आकिब जावेद शुरू में आए थे ना, तो उन्होंने स्पिन ट्रैक बना के कुछ चीजें उन्होंने बेहतर की थी, लेकिन इनकी ओवरऑल प्लानिंग इतनी ज्यादा पुअर रहती है ना, जो पाकिस्तान को कॉस्ट कर जाती है। अभी जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए था एज अ नेशन, एज अ कोचिंग स्टाफ, सारा कुछ हमारा होना चाहिए था, वो फोकस हमारा होना चाहिए था वर्ल्ड कप 2027 के लिए। हमारा जीने मरने का मसला होना चाहिए था कि यार 2027 वर्ल्ड कप में किस तरीके से हमने परफॉर्मेंसेस दिखानी है, किस तरह हमने कुछ करना है, ये पूरा हमारा एक फोकस्ड होना चाहिए था। और सारे खिलाड़ियों के हमें प्रिपरेशंस मेंटली सब मुझे करना ऐसा लगता है साहब कि ये जो आपने कैटेगरीज बनाई हैं और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नया है ना, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये तबाही है, क्योंकि इसमें एक भी चीज मुझे ठीक नहीं, खिलाड़ियों को डाउटफुल का शिकार कर दिया आपने। नहीं, इसमें ना आप टेस्ट को कैसे प्रायोरिटी दे रहे हो, मुझे एक बात बताओ। अब वो तो 4-5 आप जो खिलाड़ी डालोगे उनके लिए वैसे ही टेस्ट प्रायोरिटी है। गलती से ये ना 5 टेस्ट मैच आपके आगे हैं, जो 2 आपके आगे वेस्ट इंडीज से, 3 आपके इंग्लैंड से आगे, और वो इनके सर पे चढ़ गए हैं बस। नहीं, एक सवाल है ना, तुम बाहर हुए हो। एक सवाल है, आप कैसे प्रायोरिटी दे रहे हो? एक प्लेयर है, अगर आप देखो, चलो ये 2-3 खिलाड़ियों के नाम ना लीजिएगा आप, ये शान हो गए, अब्बास हो गए, ये सऊद हो गए, रिजवान हो गए, इनको आप हटा दो। इसके अलावा जो नए आने वाले यंगस्टर होंगे वो कैसे प्रायोरिटी देंगे टेस्ट क्रिकेट को, जबकि उनको पता है कि हमारे लिए लीग्स के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। हम एक बार, चलो पीसीबी तो हमें 40 लाख रुपए माना देगा, लेकिन इसके बाद हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो जो नए लड़कियां आगे आने वाले, जो T20 भी अच्छी खेल सकते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये जो खिलाड़ी सिलेक्टेड है, जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं, वो कैसे प्रायोरिटी देंगे? और दूसरी बात, उनकी ग्रूमिंग भी कैसे होगी, जबकि वो आपको पाकिस्तान भी कोई टेस्ट मैच ज्यादा नहीं खेलते, या तो 12-13 टेस्ट मैच खेलता हो साल में, फिर बाद भी है 5 टेस्ट मैच आप खेलते हो, मैक्सिमम 4, 5, 6, 7 आपके बहुत कभी हो जाए तो वो हो जाए, गिने चुने आपके टेस्ट मैच होते हैं। फिर अगर आप देखो एक और चीज, अब ये जो बीसी कैटेगरी है, जिसको हम ओडीआर और T20 की प्लेयर की बात करते हैं, और डी कैटेगरी जो आपकी T20 स्पेशलिस्ट है, अब एक में 18 लाख रुपए तनख्वाह है, एक में 15 लाख रुपए तनख्वाह है जो T20 स्पेशलिस्ट है, उनको आप अनलिमिटेड अलाउ कर रहे हो लीग। ये भी गलत है कि आप अब वो सारी सिर्फ लीग को प्रायोरिटी देंगे। जो T20 वाले होंगे वो हर टाइम लीगें खेलने के लिए जाएंगे, ये भी पाकिस्तान की T20 क्रिकेट की तबाही है। प्लस जो ओडीआई और T20 वाले प्लेयर हैं, जो बीसी कैटेगरी के हैं, वो बोलेंगे कि भाई हमको भी T20 स्पेशलिस्ट वाले पैसे दो, 3 लाख हमारे काटो महीने के, और बदले में हमें भी अनलिमिटेड एनओसीज दो, और हम साल में जो 5 लीगें खेलेंगे हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो ये तो आप अपने सारे प्लेयर्स को खराब कर रहे हो। मैं समझ रहा हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है, ये कोई मसला आपका पहले था नहीं। प्लस एक और मसला हो गया कि परफॉर्मेंस बेस पे खत्म हो गई है कहानी। अब खाली जो खिलाड़ी वो कॉन्ट्रैक्ट जिस फॉर्मेट में खेलता है वो ऑटोमेटिक मिल रहा है। पहले होता था कि भाई परफॉर्मेंस की बेस पे, मैंने पहले भी बात की, सलमान अली आ गए हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस डाउन है, अगर आप देखो लगातार डाउन है, लेकिन वो चूंकि टेस्ट और ओडीआई खेलते हैं तो वो ऑटोमेटिक ए बी कैटेगरी की नामी जो कैटेगरी उसके अंदर उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो 2 फॉर्मेट खेलते हैं। अब ऐसे काफी प्लेयर हैं जो T20 में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो T20 स्पेशलिस्ट हैं या खाली T20 में कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनको ऑटोमेटिक डी कैटेगरी में डालोगे जो T20 स्पेशलिस्ट किया, तो ये परफॉर्मेंस बेस खत्म हो गई, सिर्फ फॉर्मेट बेस हो गया। तो इससे क्या फायदा होगा? और पैसों का ही खाली फर्क है। और ऐसे लगा कि पीसीबी ने सिर्फ इसको ही टोटल अहमियत दे दिया, तो मुझे तो ये तबाही नजर आ रही है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आपके आकिब जावेद के हवाले से। तो बड़ा शदीद किस्म का आकिब जावेद जो तब गए हैं और वो फटे हैं साबिक खिलाड़ियों को लेकर। उन्होंने कहा जी ये 99% जो है ना, ये टीवी पर बैठकर जो साबिक खिलाड़ी हैं ये मुझे जो है वो गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन जब हकीकत में कोई काम करने की बारी आती है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर करने की बात आती है, तो इनमें से कोई भी एक खिलाड़ी भी जो है वो आगे आकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे देखें, आप जर्नलिस्ट जो हैं इनका काम अगर ये बैठकर बात करते हैं तो चलो समझ भी आती है, लेकिन जो सारे साबिक खिलाड़ी हैं इनका काम ये है कि अपने जिस इलाके में भी रहते हैं वहां पे ग्राउंड्स होते हैं, सारा कुछ होते हैं, ये जाइए वहां पर जो है वो जाकर अपने यंगस्टर्स के साथ काम कीजिए या किसी क्रिकेटर को जाकर जो है ट्रेन कीजिए, लेकिन इनका एक ही फोकस है और मुझे गालियां देना। अच्छा, इसके बाद आकिब जावेद ने यह भी बोला कि भाई मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं बस यूं करके जो है वो क्रिकेट ठीक कर दूं। टीवी पर आए हुए थे कल, एक समा न्यूज पे एक हमारी ही जर्नलिस्ट है साथ, उनके साथ जो है वो एक उनके साथ गेस्ट आए हुए थे। फिर उनसे एक और सवाल पूछा गया, और वो सवाल ये पूछा गया, सवेरा ने पूछा उनसे सवाल, और उन्होंने कहा कि क्या आप जो कैटेगरीज की बात कर रहे थे कि भाई वो रिवील नहीं की जाएंगी, सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, तो क्या ये हकीकत है? तो उन्होंने कहा भाई क्यों, ऐसा क्यों होगा कि हम ये कहेंगे कि जी कैटेगरीज छुपाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कैटेगरीज है वो जाहिर है प्लेयर्स की रिवील की जाएंगी, और ऐसी कोई भी चीज नहीं की जाएगी। बाकी देखिए, वो उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी था बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी
काफी वो क्लूलेस नजर आ रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने कोशिश किया कि अपने आप को बचाऊं। आपको पता है वो डिफेंड करने में कितने अच्छे हैं। मुझे याद है अच्छी तरह अभी जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी थी, पाकिस्तान इंडिया से हार कर आया था और पिंडी में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और आप दोनों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब अटेंड किया, जाहिर बात है पाकिस्तान का आखिरी मैच था यहाँ पर जो है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का लास्ट मैच था जो कि बारिश की नजर हुआ था, तो वहां पर हम दोनों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। वहां पर भी आकिब जावेद ने इतने जबरदस्त जवाब दिए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मजे की बात ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हुई तो हमारा मीडिया बॉक्स उसके साथ ही लिफ्ट है, तो चलते चलते मैंने उनसे जो 2-3 नाम लिए थे कि यार क्या मोहम्मद अली खेलेगा, क्या आकिब जावेद खेलेगा, इसके ऊपर उन्होंने रुक के मुझे कहा था क्यों नहीं जी, जरूर हम उनको चांस देंगे। और यह बात वैसे उनकी सच्ची हुई थी कि उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर था, प्रॉपरली उन्होंने आकिब जावेद को भी चांस दिया, मोहम्मद अली को भी चांस दिया फौरन उसके बाद। और ये दाऊद को याद है कि ये हमारी स्पेशल उनसे नामों में बात हुई थी और किसी की नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल सही बात करो, हमने खबर भी दी थी वही उसी टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, तो हम लाइव भी जुड़े थे आप लोगों के साथ। और दूसरा मुझे याद है कि जब भी हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया आकिब जावेद की, और जाहिर है हमने देखा कि पाकिस्तान हारता है तो वो आ जाते हैं और अच्छा मीडिया को भी टैकल कर लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल सवाल होता है, बात हो रही होती है कि भाई ये भी प्लेयर फारेगा। जाहिर है जब एक आप बड़ा मैच हारते हो, टूर्नामेंट से बाहर होते हो, फैंस के सेंटीमेंट्स भी खराब होते हैं, हम भी बड़े तपे हुए होते हैं, बाकी हमारे साथी जो जर्नलिस्ट होते हैं वो भी तपे हुए होते हैं, तो सारे मुश्किल सवाल होते हैं। तो भाई बड़े मुतमईन होकर वो सवालों के जवाब देते हैं कि हाँ जी ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन ये करेंगे, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मतलब वो बड़े काम से, एक ये हो गए, एक अजहर महमूद हो गए, ये दो मैंने देखा है कि जब भी पाकिस्तान हारता है ना, और एक और पाकिस्तान की टीम की भी एक, अब इतना अरसा हो गया हमने कवर किया है पाकिस्तान टीम के बायोलेटरल सीरीज भी हमने 40 से ज्यादा तो कवर किए हैं ग्राउंड से, और इवेंट्स भी बड़े कवर किए हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान टीम हारती है ना तो बड़ी अब क्लियर स्ट्रेटजी है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की, और वो ये है कि आपने कोच को भेजना है, असिस्टेंट कोच हो या कोच, और अगर आपको पता है कि क्योंकि पहले एक और इन्होंने काम पकड़ा होता था, गोरे को भेजते थे जान के, ताकि कुछ पाकिस्तानी है ना वो बेचारे कंफ्यूज ही रहे, वो ज्यादातर जो है उनसे तो अभी भी माइक हसन को भेज दिया जाता है, अभी भी वो पहले भी चलता था, गैरी है तो गैरी क्रिस्टन भेज दिए जाएंगे, और वही, और गिलेस्पी है तो गिलेस्पी को भेज दिया जाएगा, या फिर ये जो अजहर महमूद या आकिब जावेद या ऐसा कोई जो सही मीडिया को टैकल करना जानता हो उसको भेज देते हैं कि मुश्किल से मुश्किल सवाल अच्छा करेंगे तो खुद आ जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। खैर जिसके बाद जो इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास, वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। तो हमने आपको जो है वो बता दिया है कि जो प्लेयर्स की कैटेगरी है उसमें बाबर आजम की जो कैटेगरी है, जाहिर बात है वो ए बी कैटेगरी रहेगी, और इसमें इनको जो है वो एक लीग खेलना अलाउ होगी पीएसएल के साथ, एक पीएसएल ये खेल सकते हैं और एक लीग इनको खेलना अलाउ होगी। तो अब ये देखना कि क्या ये उसके अंदर बिग बैश लीग को पिक करते हैं या ये जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग को जो है पिक करेंगे, क्योंकि मजीद ये एक खेल सकते हैं। अब इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये बांग्लादेश भी खेल लें, ये बिग बैश भी खेल लें, ये लंका प्रीमियर लीग में भी जो जाकर खेल लें। ये 3-4 ऑप्शन जो है बाबर आजम के पास होते थे, लेकिन अब दाऊद साहब एक ऑप्शन रह गया। देखिए अब बड़ी खबर आ रही है और कुछ मीडिया जो सोर्स हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि बाबर आजम जो है वो अब अपना रिकंसीडर करेंगे अपना जो बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट है, जो सिडनी सिक्सर्स के साथ उन्होंने खेलना। पहले भी बड़ी चीजें चल रही थी कि बिग बैश का जो पहला मैच है वो अब इंडिया चेन्नई में शिफ्ट हो गया है, और वो जाहिर है क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, काफी स्पोर्टिंग कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पहला मैच बिग बैश का इंडिया में होगा। तो बाबर आजम ने तो नहीं जाना था, वो हमने पहले ही बता दिया कि पीसीबी और ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको अलाउ कर रही है। लेकिन अब इस सब के चलते अब ये खबर आ रही है कि क्या बाबर आजम वाकई में बिग बैश में इस साल अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे भी या नहीं। लेकिन जो पीसीबी का न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसके मुताबिक बाबर आजम को सिर्फ एक लीग अलाउ है पीएसएल के अलावा, जिसका साफ ये मतलब है कि अब वो दोबारा से कंसीडर करेंगे कि क्या मेरे लिए बिग बैश प्रायोरिटी है। जाहिर है एक प्लेयर है जो लीग खेलने के लिए जाता है, वो पैसे उसके लिए एक प्रायोरिटी रहता है, तो वो देखेंगे कि भाई अगर मुझे यहां पर उतने पैसे मिल रहे हैं, या वो दूसरी लीग से कंपैरिजन करेंगे अगर उनको और कोई अच्छी ऑफर आ रही हुई। ऐसे तो ये होता है ना कि चलो बिग बैश खेलने चले जाते हैं, बाकी उनके पास ऑप्शन होता है कि यार चलो एक आध लीग का मुझे और भी ऑप्शन है। वैसे तो पीसीबी की ऑलरेडी पॉलिसी थी कि हम आपको एनओसीज नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इस तरह का नहीं था जैसे अभी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर साइन करवाएंगे। तो बाबर आजम आप देखेंगे, कुछ मीडिया रिपोर्ट से बता रही हैं कि बाबर आजम देखेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर सिडनी सिक्सर्स से भी उनकी इस हवाले से बातचीत होगी। अगर उनको लगेगा कि वाकई ये वर्थ इट है सिडनी सिक्सर्स का कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए, अगर मैंने एक ही लीग खेलनी है, फिर तो वो इस साल आपको बिग बैश में एक्शन में दिखाई देंगे। अदरवाइज वो अपनी जो कंडीशन, अपनी जो लीग है वो स्विच भी कर सकती हैं। शायद वो बीपीएल में भी आपको नजर आए या किसी और लीग में जहां उनको अच्छा लगेगा वहां पर वो खेलेंगे। लेकिन अब 100% गारंटी नहीं है कि बाबर आजम इस साल आपको बिग बैश में नजर आएंगे, लेकिन जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है पाकिस्तान के टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हवाले से जो अपडेट आ रही है। और अपडेट जो है वो ये आ रही है दाऊद साहब के पाकिस्तान ने टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का भी अगले साल, और पाकिस्तान ने टूर करना है इंग्लैंड का भी अगले साल।
इंग्लैंड का हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान जो है वो एक टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड में जाकर खेलेगा, लेकिन अब उसकी खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड जो है इस मैचेस की जो तादाद है वो बढ़ा रहा है और पॉसिबल तौर पर पाकिस्तान जो है शायद जो अगला टूर होगा, अभी तो पाकिस्तान ने 3 अपने जो टेस्ट मैच है वो इंग्लैंड में खेलने ही है, लेकिन अगले साल पाकिस्तान जब जाएगा तो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान होगी जी। देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी अपने टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की बात कर रहा है और उनको लीग्स के लिए एनओसीज भी नहीं दे रहा। अब ये खबरें भी आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एफर्ट भी करेगा, और अल्लाह करे ये एफर्ट्स करे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कि ये सारी बातें सेकेंडरी रह जाती हैं अगर आपकी सीरीज ही नहीं होगी, अच्छी सीरीज या बड़ी सीरीज नहीं होगी। और अब खबरें ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ईसीबी के साथ राब्ते करेगा, प्लस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी ये ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान अब जब भी इंग्लैंड के दौरे करेगा तो वो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज की तादाद बढ़ाएंगे और 4 टेस्ट मैचेस तक भी लेकर जाएंगे। याद रहे कि आखिरी बार जब पाकिस्तान का स्पॉट फिक्सिंग वाला स्कैंडल हुआ था 2010 में, उस टाइम पाकिस्तान ने 4 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के साथ खेले, तो बड़ी जबरदस्त फुल फ्लैट पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, जहां पर चलो इंसिडेंट्स पेश आ गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच खेले, इसके ऊपर पाकिस्तान इंग्लैंड में टेस्ट मैच नहीं खेल सका। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि मई में एशेज से पहले पाकिस्तान एक टेस्ट मैच खेलेगा इंग्लैंड जाके। लेकिन खबरें यह भी आ रही हैं कि ईसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से कुछ कम्युनिकेट कर सकता है, और शायद उस टाइम नहीं, लेकिन बाद में किसी टाइम पर एक और टेस्ट मैचेस की सीरीज या शायद उसी टेस्ट मैच को बढ़ाकर जो है वो 3 टेस्ट मैचेस तक लेकर जाया जा सकता है। एक तो ये इम्कानात नजर आ रहे हैं, प्लस पाकिस्तान ने 2027 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का फुल फ्लैट दौरा करना है, जहां पर स्पेशली 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं और वो आपकी अगली WTC का पार्ट रहेंगे। तो पाकिस्तान सेना टीम्स के साथ अपने जो टेस्ट क्रिकेट के ताल्लुकात और टेस्ट सीरीज है वो बढ़ाएगा। लेकिन बात वही है कि अगर आप अच्छी क्रिकेट वहां जाके खेलोगे तभी फ्यूचर में आपको और मौके मिलेंगे। अगर आप वहां जाके टफ टाइम नहीं देते या जीते नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया का भी हमने देखा कि वो वहां जाता है तो वो अच्छा करता है, जीतता है, 1-2 मैच तो यही वजह कि फिर यार सीरीज जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर वो 5-5 टेस्ट रखते हैं ताकि उसकी व्यूअरशिप भी अच्छी आए, लोगों की भी हाईली एंगेजमेंट, ग्राउंड भी फुल भरे हुए होते हैं, क्योंकि पता है कि एक सेशन ये आगे जाएगा, एक सेशन ये। अब वो हमने जैसे 2019 में खेला था बिल्कुल ही वन साइडेड मैच, फिर क्राउड भी नहीं आता। इवन चलो पाकिस्तान ने जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने गया था हार गए थे हम, जब हफीज टीम के कोच थे, आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बैटिंग भी की थी, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान उस टेस्ट सीरीज में कंपटीशन पाकिस्तान ने अच्छा दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आगे भी अच्छा करे। लेकिन ये अच्छी खबर है कि 2027 के एंड में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां पे 3 टेस्ट मैच खेलेगा, और फिर जो पाकिस्तान ने मई में एक टेस्ट मैच खेलने के लिए जाना है इंग्लैंड, वो भी बढ़ाकर 4 किए जा सकते हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है जसित मलिंगा के हवाले से, लशित मलिंगा के हवाले से। जसित तो बुमराह होता है, लशित मलिंगा के हवाले से खबर आ रही है, और खबर जो है वो ये हमारे सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो लशित मलिंगा है वो आपस में इस वक्त जो है वो एक टॉक में है, मतलब वो आपस में जो है बातचीत कर रहे हैं, और अगर इनकी ये चीज जो है सक्सेसफुल हो जाती है तो 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर आप जो है लशित मलिंगा को जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ लगा हुआ देखेंगे एज अ बॉलिंग कोच, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हायर करना चाह रही है लशित मलिंगा को। देखिए, मलिंगा के हवाले से खबर आ रही है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2027 के वर्ल्ड कप के लिए जो अपना कोचिंग पैनल बनाना चाह रहा है उसके साथ मलिंगा को भी ऐड करना चाह रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉन्ग टर्म उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। 2027 का वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है और 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है उस तक का के लिए भी मलिंगा को कैरी ऑन करना चाहता है और बॉलिंग कोच के तौर पे उनको देखना चाह रहा है। लेकिन अभी टॉक्स जो है वो पीसीबी की उनके साथ शुरू हो गई हैं, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है मलिंगा, खबरें ये भी कोट की जाती हैं कि मलिंगा कोई लॉन्ग टर्म जो कोचिंग रोल्स हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं रहते, क्योंकि मलिंगा की जो प्रायोरिटी रहती है वो फ्रेंचाइज T20 लीग्स रहती हैं या आईसीसी इवेंट में वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई टीम रखना चाहे अपना बॉलिंग कोच तो उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन फुल टाइम बॉलिंग कोच के लिए वो उस तरह से तैयार नहीं रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मनाएगा, मे भी हो सकता है कि 27 के वर्ल्ड कप तक वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के रोल में आ जाए। अगर आ जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि बेस्ट यॉर्कर स्पेशलिस्ट रहे हैं, उनके स्लोअर वन यॉर्कर्स, उनके तेज यॉर्कर्स बिल्कुल जज नहीं होते थे और उनका एक्शन भी जिस तरह का था, आई एम श्योर कि पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए काफी अच्छा हो सकता है, और स्पेशली इस टाइम जबकि हमारे बॉलर्स का काफी बुरा हाल है। और T20 क्रिकेट में हमारे बॉलर्स का सबसे बड़ा मसला ही है कि हम डेथ ओवर्स में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाते, और वो डेथ ओवर के ही स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। तो
आई होप कि अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं डेथ ओवर में जो हमारे मसले बने हुए हैं उनके लिए काफी हेल्प आउट होगा। फिलहाल तो हमने देखा कि उमर गुल पाकिस्तान के साथ काफी काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पीसीबी मलिंगा के साथ राब्ते लेकिन में है। उमर गुल की जो स्पेशलिटी है ना, वैसा कोई बॉलर हमें नजर नहीं आता कि मतलब उमर गुल जो है उसको किसी बॉलर में अपनी स्पेशलिटी कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए। जैसे उनको बुलडोजर के नाम से जाना जाता था, वो यॉर्कर मारते थे, तो क्रशिंग यॉर्कर। उनकी मौजूदगी में कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जो पक्के यॉर्कर मार सक रहा हो। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है जी बेन स्टोक्स के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि बेन स्टोक जो है वापसी करने जा रहे हैं, और अगले टेस्ट मैच में जो है बेन स्टोक की पॉसिबल तौर पर जो है वापसी होने जा रही है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज जारी है, और मजे की बात यह है कि एज अ कैप्टन ही वापस आ रहे हैं भाई। देखिए बड़ी खबर है, कल हमने आपको खबर दी थी और खबर वो ये थी कि दरहम ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया काउंटी का, जिसके अंदर स्टोक्स हैं, जिसका मतलब यह है कि अच्छी खबर है, उनका कैरियर एंड होने नहीं जा रहा, जो बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडिया और इंग्लैंड के जो अखबार और न्यूज चैनल जो रिपोर्ट कर रहे थे। और वजह यह भी थी कि बहुत सारे जो फॉरवर्ड प्लेयर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा जो सपोर्ट है वो दिखाई थी स्टोक्स के लिए, और बिल्कुल ईसीबी को कहा था कि आप ऐसा कुछ ना कीजिए, और ईसीबी भी पर्सनली तौर पे स्टोक्स के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रखता था। तो अब खबर ये आ रही है कि स्टोक्स और ईसीबी के मामला तय पा गए हैं, और जो अब थर्ड मैच है आपका, अभी तो ये जो टेस्ट मैच नजर आ रहा है इस पे तो बाद में बात करेंगे। इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को हारता हुआ नजर आ रहा है, पहला टेस्ट मैच वो जीत गया था, लेकिन अब जो थर्ड टेस्ट मैच है उसके लिए बेन स्टोक्स इंग्लैंड के स्क्वाड में ना सिर्फ वापसी करने जा रहे हैं बल्कि कप्तानी भी उन्हीं को दी जा रही है। तो वह बड़ी अच्छी खबर है कि स्टोक्स और इंग्लैंड के जो मामलात हैं ईसीबी के वो तय पा गए हैं, और स्टोक्स कोई रिटायरमेंट और कोई कहीं भी उनकी कप्तानी नहीं जा रही, वो टीम के साथ रहेंगे। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी जो वो हिस्ट्री रकम कर दी है। बांग्लादेश के अंदर जो अपनी पहली टी20 सीरीज है ऑस्ट्रेलिया वो जीतने में कामयाब हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को टी20 नहीं जीतते देते थे, बांग्लादेश खड्डे बनाते थे, और 110-20 के ऊपर जब भी ऑस्ट्रेलिया जाती थी उनको आउट करके बड़ी आसानी से उस टारगेट को चेस कर लेते थे, सीरीज भी नहीं होती थी। अब जरा खुली डुली जो उन्होंने पिचें भी बनाना शुरू की हैं, हुई भी हैं, उसमें भी नहीं जीतने देते थे, कम हुई है। तो 196 ऑस्ट्रेलिया ने जो आज बोर्ड के ऊपर लगाया, जिसमें बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग देखने को मिली रेन शॉ की जानिब से, जिन्होंने 52 बॉलों पर 89 रन बनाया। टिम डेविड ने एंड में आगे फिनिशिंग की, 26 बॉल पर 45 रन बनाया, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 196 बना सका। बांग्लादेश ने जैसा आगाज लिया तो ऐसा लगा कि तंजीद हसन हो गए, सैफ हसन हो गए, और शोमियो शरकार हो गए, और इमोन हो गए। ऐसा लगा कि आज बांग्लादेश जो चेज करने के मूड में है, और बड़ा शानदार इनका आगाज रहा, लेकिन फिर एकदम से इनके विकेट्स गिरे, और बाद में हैरी डोए भी एक टाइम के ऊपर चेज करने के लिए आ गए थे, लेकिन एंड में जो है बांग्लादेश 7 रन से सब नाकाम हो गया। देखिए ये ओडीआई और टी20 सीरीज ऐसे ही रही है, क्योंकि जो बांग्लादेश थी उसने पहली मर्तबा फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई थी, और डेकेड से ज्यादा टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज बांग्लादेश के अगेंस्ट जीती है। लेकिन मैच बहुत ही कमाल का हुआ है आज, सेकंड टी20 फुल थ्रिलर था। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से तो जीत लिया, बड़ी जबरदस्त बैटिंग करके 196 रन बनाए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रिंशॉ जो ऑस्ट्रेलिया के ऐसे प्लेयर बने हुए हैं जो हर मैच में परफॉर्म करते हैं, टी20 वर्ल्ड कप में भी अकेला 1 मैन ही रन बना रहा था। टिम डेविड ने भी 26 गेंदों पे 45 बनाए, लेकिन जब बांग्लादेश चेस करने के लिए तो मजा आ गया। जब तंजीद हसन ने बैटिंग स्टार्ट की, क्या कमाल किस्म के उन्होंने शॉट्स लगाए, 4 चौके और 1 छक्का। सैफ हसन ने भी अच्छी खासी बैटिंग की, 42 रन बनाए, लेकिन फिर एंड में बड़ा थ्रिलिंग चेस रह गया था। हैरी डोए के ऊपर सारी उम्मीदें थी, लेकिन जाहिर है जिस तरह से मुझे लगता है कि सकलैन और जो हुसैन थे इन्होंने थोड़ा सा गेम को स्लो किया, उतनी अच्छे चार्ज नहीं कर सके, जिसके बाद बड़ा थ्रिलिंग रह गया था। आखिरी ओवर भी बड़ा थ्रिलिंग था, 3 बॉलों पे 18 रन रह गया था, छक्का मारा, 2 बॉलों पे 12 रह गया, वो टॉप एज हुआ। उसके बाद जो है वो आखिरी बॉल पे भी एक बड़ा अच्छा शॉट था, लेकिन कैच हो गया, और इस तरह से एक थ्रिलिंग मैच ऑस्ट्रेलिया ने 7 रन से जीत लिया। सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली, लेकिन अली साहब जो बहुत ज्यादा डिबेट चली है सोशल मीडिया में भी, मैं देख रहा था लोग काफी पूछ रहे थे ये बात कि यार बांग्लादेश ने क्या किया है, इतनी गर्मी चल रही है, अगर आप बांग्लादेश के रीजन में देखें तो बहुत गर्मी है इस टाइम, और ओडीआई भी सारे डे मैचेस, टी20 भी सारे जो हैं वो डे मैचेस, तो नाइट भी खेल सकते हैं, नाइट भी खेल सकते हैं, ये इनको डे मैचेस रखने चाहिए थे। लेकिन जो एक बांग्लादेश का एक मौकफ आता है इसके ऊपर, जो बताते हैं वहां से मौकफ आता है कि भाई ये जर्नलिस्ट है, बांग्लादेश के कुछ दोस्त भी हमारे काफी सारे बल्कि अच्छे दोस्त हैं, तो वो ये बताते हैं कि इसका रीजन ये है कि थोड़ा सा बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं। चलो वो तो एशिया में आजकल पेट्रोल शेट्रोल की वैसे चीजें चल रही तो आज तो आपको पेट्रोल जो है वो 74 रुपए सस्ता हो गया। चलें शुक्र है कुछ बेहतरी आई है, शायद जो लॉकडाउन भी खोल दें आपको, जो इन्होंने मुसीबत डालना चाहिए। तो बात यह है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि वहां पर थोड़े बहुत क्राइसिस है, लेकिन एटलीस्ट आपको ओडीआई तो आपको एटलीस्ट एटलीस्ट आप डे नाइट मैच तो करवाओ ना यार। 2 बजे आप करवाते हो, चलो टी20 है, टी20 आपको नाइट ही होना चाहिए, 3 घंटे में कितनी कोई बिजली खर्च हो जाती। लेकिन आप देखो कि फैंस को भी गर्मी में बुलाया हुआ है, और सारा वो पूरा जो ओडीआई में पूरे डे मैचेस थे
T20 मैचेस भी सारे के सारे जो है वो उन्होंने डे रखे हुए हैं, तो ये चीज ठीक नहीं की गई। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो दाऊद साहब, आईसीसी थोड़ा सा पाकिस्तान से जेलस दिखता है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था, एक पोस्ट भी नहीं डाली इस हवाले से भाई। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने देखा है कि कल पाकिस्तान में भी काफी सेलिब्रेशन की गई, सरफराज को लेकर भी काफी मुबारकबादें दी गई। सरफराज की तस्वीर थी, बाबर आजम की तस्वीर थी, साथ इन्होंने पिक्चर भी और जो पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स थे उन सब ने भी सरफराज को मुबारकबाद दी और कहा कि भाई उन्होंने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को जितवाई है चैंपियंस ट्रॉफी। मोहसिन नकवी ने भी इस पर उनको मुबारकबाद दी थी कि आपने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। बाकी भी जो आपके खिलाड़ी हैं उन सब ने सरफराज को मुबारकबाद दी। लेकिन हैरानी वाली बात था जब आईसीसी ने बिल्कुल भी कोई पोस्ट नहीं की, और आईसीसी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पर कोई मुबारकबाद नहीं आई। इवन हमने देखा है कि कोई भी जब भी चाहे जितने भी आईसीसी इवेंट्स हो, कोई भी टीम जब उसका टाइम आता है तो हमने देखा है कि आईसीसी उसको मुबारकबाद देती है। लेकिन आईसीसी का अगर आप कुछ टाइम से देखो, जब से जय शाह आए हैं और उन्होंने 90%, इससे भी ज्यादा जो परसेंटेज है वो उन्होंने इंडियंस की भर्ती कर दिया है। तो हमने देखा कि थोड़ा सा आईसीसी का जो रवैया है वो बड़ा तब्दील हो गया, क्योंकि मुझे याद है आईसीसी के हमारे जो मीडिया डायरेक्टर हैं आईसीसी के, राज शेखर, वो भी इंडियन है, बड़े वो अच्छे हैं। अगर आप पास में देखें तो हमारे जब भी कोई मामलात खराब हुए या कोई हमें काम पड़ा है, आपको पता है एक्रेडिटेशन का होता है, इंडिया पाकिस्तान के मैच कवर किया हमने या बाकी कवर किया, तो उनको मैसेज करते हैं, वो रिप्लाई करते थे, बड़ी अच्छी उनके साथ कम्युनिकेट रही है। बल्कि एक मेरा मसला हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2024 में, इंडिया पाकिस्तान के मैच के एक्रेडिटेशन को उन्होंने बड़ा क्लियर कराया। चैंपियंस ट्रॉफी में अली साहब का एक मसला था, वो भी बड़ा अच्छा हमारे डील करवा देते थे। लेकिन मैंने अब देखा है कि जब से जय शाह ने टेक ओवर किया, अब उनके साथ बड़ा अच्छी रही है और बड़ा उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया हमेशा से, लेकिन जब से जय शाह ने टेक ओवर किया वो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से उस तरह से बात भी करना पसंद नहीं करते, या कोई मसला तो छोड़ो आप हल करने की, वो उस तरह से डील भी नहीं करते। आईसीसी के ऑपरेशन मैनेजर इतने अच्छे थे, वो भी इंडियन है, लेकिन अब मैंने देखा है कि जब से जय शाह ने टेक ओवर किया है वो ऐसा लगता है कि वो बस खाली अगर इंडियन जर्नलिस्ट से किसी का मसला है वो यूं करके चुटकी लगा के सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट का मसला है तो बिल्कुल भी उनका ना मसला हल करेंगे ना कुछ करेंगे। और ये सिर्फ हम तो चलो आपको मीडिया डिपार्टमेंट का बता रहे हैं ना, सिर्फ ऐसा यहां पर नहीं है, ओवरऑल भी अगर आप आईसीसी के जितने भी डिपार्टमेंट्स देख लो 95%। अब आईसीसी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी जाहिर है उसमें 100% ऑलमोस्ट इंडियंस ही आपको नजर आते हैं, तो बिल्कुल साफ आपको नजर आता है कि वो जो पाकिस्तान की वाली बात होती है या पाकिस्तान का जो मौकफ होता है उसको बिल्कुल ही हर जगह से छुपा छुपा कर रखते हैं और इंडियंस को बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है जी निदा डार के हवाले से, और खबरें जो है दाऊद साहब ये आ रही हैं कि निदा डार ने खुद बल्कि कहा है कि अब मैं जो है पूरी तरह से तैयार हूं, और अगर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरी जरूरत है तो मैं जो है वापस आने के लिए भी तैयार हूं। ये निदा डार साहब जो है वो रिटायरमेंट वापस ले रही हैं क्या? देखिए बिल्कुल, निदा डार ने अपने आपको बता दिया, वो कहती हैं कि पहले मैं क्रिकेट से दूर थी और मैंने एक ब्रेक ली थी, लेकिन अब अपनी मैं ब्रेक वापस ले रही हूं और अब मैं पाकिस्तान टीम के लिए, वुमेन टीम के लिए अवेलेबल हूं। देखिए बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज नजर आती है हमें पाकिस्तान में ज्यादा, जब उनको लगा कि यार पाकिस्तान टीम, वुमेन टीम का बुरा हाल है, हर जगह बातचीत चल रही है और सिर्फ फातिमा सना की बात हो रही है, बाकी सब कहा जा रहा है कि सारी वुमेन्स कुछ भी नहीं कर रही, तो उन्होंने भी कहा कि अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया जाए। कल ही हम उनकी बात कर रहे थे, उन्होंने बात की थी कि भाई जब से जुनैद खान थे तो टीम में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, लेकिन जब से वहाब रियाज आए हैं उन्होंने एकदम से टीम के साथ पता नहीं क्या किया और टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, और वो अपने आप को सोशल मीडिया में भी आके एनालिसिस भी कर रही होती है मैच के ऊपर आके, और अब उन्होंने देखा कि भाई बेहतरीन मौका है, 40+ की वो एज की हैं, तो अब वो कह रही है जी कि मैं दोबारा आऊंगी और मैं दोबारा पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूं, और अब सिलेक्टर का काम है कि वो मुझे पिक कर लें। बट आई डोंट थिंक सो कि अब उनका टाइम है, अब आपको आगे ही जाना चाहिए, अब आप उनकी तरफ क्या जाओगे? नहीं, यंगस्टर्स की तरफ जान रही है वो पाकिस्तान। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हवाले से। तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच जारी है, ऐसा लग रहा है कि उसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को रगड़ा जो है वो लगा दिया है। पहली इनिंग में 391 रन बनाए थे, जिसके ताकुब में इंग्लैंड जो है 291 रन बना सका था और 291 पर जो ऑल आउट हो गया था। लेकिन अब न्यूजीलैंड ने इस वक्त तक जो है 208 रन बनाए हैं, 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं और लीड उनकी दाऊद साहब 308 की जो है वो हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि रगड़ा लग गया भाई इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच। देखें बिल्कुल, क्योंकि आज डे 3 है और अभी 2 दिन रहे हैं, तो अब बहुत बड़ा जो टारगेट है वो इंग्लैंड को चेस करना है। यकीनन तौर पे 400+ का जो टारगेट होगा, 450 के करीब ये टारगेट इंग्लैंड को देने जा रहे हैं, जो इंग्लैंड के लिए बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। 391 रन पहले न्यूजीलैंड ने बनाए, फिर 291 रन पर पूरी इंग्लिश टीम ढेर हो गई। रूट के 46 रन से, और रूट तो जब भी 1 रन टेस्ट मैच में बनाते हैं इंडियन फैंस बड़ा उनसे परेशान होते हैं, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर का जो टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, ऐसे लग रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ के ही टेस्ट क्रिकेट को छोड़ेंगे, उससे पहले ये नहीं छोड़ने वाले, और बहुत करीब से करीब पहुंचते हैं। एक रन वो बना रहे हैं,
तो उनके रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब रह गए। और ऐसा मुझे फील आ रहा है कि अगर ये 2 साल क्रिकेट और खेल गए, 2 साल टेस्ट क्रिकेट ये खेल गए, इंग्लैंड जो टेस्ट मैच भी खूब ठीक ठाक खेलता है और इंग्लैंड में भी खेलता है, 2 साल अगर रूट ने सर्वाइव कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो भाई 2028 में इन्होंने सचिन के रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ देने हैं। टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला नाम सचिन नहीं होगा बल्कि जॉय रूट होने जा रहा है। फिर अगर आप बात करें तो न्यूजीलैंड ने कमाल किस्म की बैटिंग की है और अभी उनकी जारी है। निकोल्स जो है वो 103 रन बना चुके हैं 14 चौकों की मदद से। प्लस अच्छी बात यह है कि तेज खेल रहा है न्यूजीलैंड, ये नहीं कि बड़ा स्लो खेल रहा है, 75 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि ग्लेन फिलिप्स ने भी कल 100 मारा था, उनका भी बड़ा शानदार 100 था क्योंकि मिडल 100 था और वो न्यूजीलैंड की हिस्ट्री के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने तीनों फॉर्मेट में 100 बनाया, ओडीआई में भी, टी20 में भी और टेस्ट में भी। तो यहां पे अभी बैटिंग जारी है। रचिन रविंद्रा ने 76 रन बनाए हैं और इस टाइम 200 प्लस रन बना चुका है न्यूजीलैंड, 3 सिर्फ आउट हैं, 300 प्लस की लीड हो चुकी है ऑलरेडी और इंग्लैंड के लिए चीजें मुश्किल हैं। यही वजह है शायद कि इंग्लैंड को नजर आ रहा है कि भाई स्टोक्स को अगले मैच में हम वापसी कप्तान के तौर पे लाएंगे। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।